हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाई करनी थी? आज बात करना है प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर पहले की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन को समझेंगे, सेकंड में उसके चित्र को, फिर उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। मतलब एक की रेडियस कितनी दे दी गई है आपको? 5 सेंटीमीटर, और दूसरे की रेडियस क्या दी गई है? छोटे वाले की रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है। दो वृत्त बिंदु, दो बिंदुओं पर, मतलब ये दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु ए और बिंदु बी। देखो इसमें चित्र नहीं दिया गया है, तो आपको चित्र स्वतः ही क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा। चित्र आपको कैसा? 9.2 है प्रश्नावली। अच्छा सॉरी, ये प्रश्नावली कौन सी है? 9.2। हाँ, 1 करवा दिया है मैंने। ठीक है, तो चित्र आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे जैसे वो कह रहा है। ठीक है, चलो दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते, हमने करवा दिया प्रतिच्छेद। दोनों की केंद्र के बीच की दूरी अब यहीं से समझना है। पहले वाले बड़े वाले वृत्त का अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा वृत्त बड़ा है कौन सा वृत्त छोटा है? तो जिसकी रेडियस बड़ी होगी वो वृत्त बड़ा होगा, जिसकी रेडियस छोटी होगी वो छोटा होगा। मतलब जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी वो छोटा होगा। तो इस वाले की बड़ी लग रही है त्रिज्या और इस वाले की छोटी लग रही है, तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की रेडियस, अच्छा ये बताओ केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी? त्रिज्या कहलाती है। तो ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये भी तो आपकी एक रेडियस है, तो ये भी आपकी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब देखो छोटे वाले वृत्त की ओर देखते हैं, तो ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी? त्रिज्या। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और इधर भी तो वही काम है, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी रेडियस, मतलब ये भी 3 है। मतलब इतनी सारी हमें चीजें गिवन है। हमें ज्ञात क्या करवा? दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ, इसको पकड़ना है आपको। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा को हमें ज्ञात करना है। अच्छा इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी? यही वाली तो होगी मेरे हिसाब से, कि कोई दूसरी होगी? भाई जीवा क्या होती है? परिधि मतलब वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो ये कॉमन है कि नहीं? ये बड़े वाले में भी बिंदु वही आ रहा है, छोटे वाले में भी आपको वही आ रहा है, तो मतलब हमें इसको निकालना है। देखो इसको कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन सारे बहुत ही लेंदी हैं, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में और शॉर्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, ज्यादा इसमें लेंदी, ज्यादा इतना इसमें घुसना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम की आपको थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद है कि नहीं? हालांकि मैंने अपने चैनल पे पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से डिटेल करके बता के रखा है आपको, आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसका लिंक आपको नीचे दे भी दे। ठीक है, तो अब इसको हल करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहती है? ये पहली बात तो आपके समकोण त्रिभुज के लिए होती है। राशि याद आ रहा है? त्रिभुज के लिए होती है। दूसरी चीज, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। क्या होता है आपका? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यही होता है। मतलब अगर कहने का कि कोई त्रिभुज अगर आपको रेंडम दिया गया है, अगर वो इस नियम को फॉलो कर रहा है कि उसकी बड़ी वाली भुजा का वर्ग छोटी वाली दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, छोटी वाली का पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग के योग के मतलब जोड़ के बराबर है, तो वो क्या होगा? एक आपका समकोण त्रिभुज होगा। यही होगा कि नहीं? मतलब आप इसको जस्ट उल्टा समझने की कोशिश करो पाइथागोरस थ्योरम को। भाई पाइथागोरस थ्योरम कहां पे लगाते हैं? समकोण पे। समकोण में क्या होता है? कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। कर्ण क्या होती है? त्रिभुज की सबसे बड़ी लंबी भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी? कर्ण कहलाती है। अच्छा इसी का मैं जस्ट उल्टा कहूं कि सबसे बड़ी वाली भुजा के सामने वाले कोण का कैसा होगा? तो 90 डिग्री पे होगा। इतना तो आपको पता है। ठीक है, शेष आपकी लंब और आपकी आधार होती है। मैंने दोनों की परिभाषाएं डिटेल में बहुत अच्छे से अपने वीडियो में बताया, इसी वाले चैनल में मैंने डाल के रखा है। तो अब हल की ओर जाते हैं। देखो इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, दो त्रिभुज इसमें कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? तो त्रिभुज ए ओ ओ डैश या फिर त्रिभुज ए ओ डैश ओ, यही दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो पहला त्रिभुज हम लेंगे ए ओ डैश ओ में,
कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं? तो आपको इसमें 3 भुजाएं दिख रही होंगी, 5, 3 और 4। पहले AO का वर्ग करो, AO का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। फिर दूसरी भुजा OO डैश, इसका भी वर्ग करो जरा सा, OO डैश। हम जानते हो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें चित्र दे रहा है, देखो चित्र में तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं 888 बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपको 888 नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मुझे देखने पे लग रहा है कि ये क्या है, आपकी 888 है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला त्रिभुज जो मैंने अभी लिखा है AO डैश O, ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की ओर इंगित कर रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो आप लोग चेक कैसे करेंगे? इनकी एक एक भुजाओं को वर्ग कर लेंगे और किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी के बराबर आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। OO डैश का वैल्यू कितनी है? OO डैश आपकी 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से AO डैश का वर्ग करेंगे, AO डैश का अगर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 9। आप पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आपको एक बड़ा अंक दिख रहा होगा 25, छोटा अंक लिख रहा होगा 16 और 9। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम ये करते, समझना बहुत गौर से, अगर कहीं हम ऐसा कर दे कि AO डैश का वर्ग O डैश के वर्ग प्लस AO डैश के वर्ग के बराबर अगर हम कर दे, तो अब ये देखो ये क्या है? आपकी 25 है, ये 16 है, ये आपकी क्या है? 9 है। मतलब जोड़ेंगे तो 25 और 25, इसका मतलब LHS बराबर RHS। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों इस सूत्र का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जब इस सूत्र का पालन कर रहा है, मतलब एक भुजा का वर्ग किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। मतलब आपका इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि हमारा जो ये ट्रायंगल है, ये हमारा त्रिभुज AO डैश O, AO डैश O एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या यहां तक बात समझ में आई? अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण 90 अंश होगा, और 90 अंश कौन सा त्रिभुज होता है? कौन कोण होगा? जो सबसे लंबी भुजा के सामने होगा। तो इन त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी है आपकी? 5। 5 के सामने वाली भुजा कौन सी बना रहा है? कोण बना रहा है। ये वाला कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये तो हम कह सकते कि AO डैश O, समझना, AO डैश O बराबर 90 अंश होगा कि नहीं होगा? कहां से? तो ये समकोण त्रिभुज हम सिद्ध कर चुके हैं, समकोण त्रिभुज से। क्या यहां तक बात अगर आपको न समझ में आई हो तो हमें बताओ कि हमने क्या किया है। आ गई? चलो चलो, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसके आगे आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आप नीचे वाले त्रिभुज में भी सेम यही कंडीशन लगाएंगे, सेम यही कंडीशन। तो आपको पता होगा कि ऊपर भी वही भुजाएं हैं, नीचे भी वही भुजाएं, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन हम करके दिखाएंगे, ठीक है? तो त्रिभुज अब हम कौन सा लेंगे? त्रिभुज BO डैश O, BO डैश O में फिर हम अलग अलग भुजा का करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे? OB का या BO का? लो OB का ही कर दे। OB कितनी है? 5 का वर्ग, मतलब 25 हो जाएगा। इसका हमने क्या किया है? वर्ग किया है। अब इसका BO डैश का या O डैश B का करो। O डैश B का वर्ग करेंगे तो कितना है? 3 का वर्ग, मतलब 9। फिर हमारे बची हुई O डैश का वर्ग करेंगे, O डैश का 4 का वर्ग 16। अब देखो यही कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? फिर हम क्या लिखेंगे? इन तीनों को देखा कि ये बड़ी है, ये दोनों छोटी है, तो इसको एक तरफ, मतलब OB का होल स्क्वायर। अब देखना ये वाला कोण हमने 90 सिद्ध किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ पे हम 90 वाला साइन बना दिए, ठीक है। OB का होल स्क्वायर बराबर होगा O डैश B के होल स्क्वायर के प्लस O डैश के होल स्क्वायर के। हमने देखा ये हमारा 25 है, हमने देखा ये हमारा 16 है, हमने देखा ये हमारा 9 है। ये उल्टा लिख दिए, ये 9 है, ये 16 है। देखा हमारा कि 25 बराबर 25, मतलब हमारा कहीं ना कहीं ये भी इसका फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो करेगा, अगर ये फॉलो करेगा तो एक बात बताओ, त्रिभुज B O डैश O समकोण त्रिभुज होगा। कहां से? तो भाई यहां से समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसके बड़े वाले भुजा के सामने वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज ऐसे ही तो कुछ बनता है इस प्रकार से। ये हमारा कर्ण हो जाता है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है 90 डिग्री में होती है, तो ये हमारा क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा कोण 90 डिग्री हुआ, बी ओ डैश ओ। तो कोण बी ओ डैश ओ बराबर 90 अंश है। कहां से है, तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब समझना, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, मतलब अगर एक लाइन पर बनने वाला कोण 90 90 प्लस 180 है, तो मतलब वो लाइन कैसी है आपकी, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। मतलब ये जो आपको टेढ़ी दिख रही है, अगर मैं एक्चुअल इसका नाप तौल के बनाऊं तो ये कैसी रेखा आएगी, एक सीधी रेखा। और यही सीधी रेखा तो ये भी है भाई, ये भी दो परिधियों को छू रही है। तो ऊपर वाले की 3 नीचे वाले की 3 दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई, ये पूरी रेखा क्या है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं हो गई भाई, ये भी 90 ये भी 90, मतलब 180 अंश का कोण है। मतलब ये पूरी रेखा जो कर्व में हमें दिख रही है थोड़ा सा वी आकार की, ये वी आकार की ना होगी, कैसी है, सीधी है। और जब सीधी है तो इसका मतलब है कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई AB की होगी। और इसकी लंबाई कितनी है, 3 ऊपर वाले की 3 नीचे वाले की 3 3 6, तो 6 लंबाई जब अगर इसकी है तो इसकी भी होगी। तो ये तो मैंने मुझवानी आपको बता दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे आपने इतना किया। चलो अब आप देखो, आपका AB बराबर होगा किसके, AO डैश के प्लस O डैश B के, होगा कि नहीं होगा? कहां से होगा, क्योंकि रेखा, ये पूरी रेखा कौन सी है, AO डैश B, रेखा AO डैश B में बनने वाले कोण, दो कोण बन रहे हैं ना, तो वाले कोण कौन कौन से बन रहे हैं कोण हमारे, तो एक कोण हमारा ये वाला बन रहा है AO डैश O प्लस आपका कौन सा बन रहा है BO डैश O, कितना बन रहा है 90 प्लस 90 मतलब 180 अंश। और अगर 180 अंश बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन देखा क्या है, फिर यहीं से लिखोगे 180 कोण का मतलब AO डैश B एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, क्या है, एक आपकी सीधी रेखा। जब ये आपकी एक सीधी रेखा होगी तो AB बराबर AO प्लस O डैश B होगी। AO की लंबाई कितनी है 3, O डैश B की लंबाई कितनी है 3, तो AB की लंबाई फाइनली कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। आपको अगर ये बड़ा लग रहा है तो जब अगला अगर मेथड कहो तो बता दूं, इससे 2 गुना बड़ा है। अगर आपको जानने की इच्छा हो तो बता दो। मेरे हिसाब से आप इतना ही जानो, ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे इसी को 1 2 बार 3 बार देख लोगे, लगा लोगे कॉपी में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप ज्यादा घुसोगे तो फिर इसमें बहुत सारी थ्योरम लगानी पड़ेंगी और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सारी थ्योरम ना लगा के, ये पाइथागोरस का अगर आपको कॉन्सेप्ट इसमें आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने बहुत मन से इसको समझाया और ये मेरी ही उपज है, मैंने किसी का टीपा नहीं है कि मतलब किसी और का बता दूं। बहुत सारे मैंने देखे भी कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया है, तो सब लेंथी क्वेश्चन बता रहे थे 3 4 4 पेज के। ठीक है, तो ये आपके 1 1.5 पेज में ये आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा आपको समझाने में, क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफी टेढ़ी है। तो पहले लैंग्वेज को समझते हैं कि लैंग्वेज क्या कह रही है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा जो हिंदी पढ़ लेगा। क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, मतलब कहने का अगर मैं नाम कर, ये ऐसा कुछ चित्र बनेगा, चित्र आप बना लेना, कहीं पे भी आप 2 ऐसी जीवाएं ले सकते हो जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मुझे ये सही लगा, मैंने यही बना लिया। ठीक है, चलो इसका नामकरण कर देते हैं ABC। O इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा जहां पे प्रतिच्छेद करती है, इसका नाम M कर देंगे। ठीक है,
इतना हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि कोई एक वृत्त है जिसमें से दो बराबर जीवाएं हैं। जीवाएं कैसी हैं? समान जीवाएं का मतलब इनकी जीवा क्या होती है? वृत्त की परिध के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इसमें कौन कौन सी? एक ए बी रेखा, एक ए बी जीवा है और एक सी डी जीवा है। तो ये जो जीवाएं हैं वो समान है, मतलब ए बी बराबर है सी डी की। ये हमें क्या है? बीवा। देखो ये एक ही चीज इसमें हमें दी गई है, लेकिन यही अंत में जाके हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, मदद करेगी। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया। समान जीवाएं हैं और वृत्त के अंदर ये प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमने इनको प्रतिच्छेद भी करवा दिया, एक दूसरे को ये काटते भी हैं। चलो अच्छा, तो हमें सिद्ध कीजिए, मतलब हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। देखो कितना घुमा दिया है, समझ में आया राशि आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस खंड की बात कर रहा है? देखो समझो, फिर से पढ़ो इसको। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, जीवा यहाँ पे दो जीवाएं हैं, अगर वो एक दूसरे को काटती है तो प्रत्येक जीवा कितने खंड में विभाजित होगी? दो खंड में विभाजित होगी। चलो खंड का मतलब समझ में है, जीवा के खंड मतलब भाग। जैसे ए बी के कितने कितने भाग हुए? ए एम हुआ और एम बी हुआ। सी डी के कितने भाग हुए? सी एम हुआ और डी एम हुआ। चलो जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के, संगत खंड का मतलब उसी जैसा वाला खंड। समझो जैसे मैंने कहा कि ए बी का एम खंड, इसी खंड के संगत खंड कौन सा आपको लग रहा है? ये वाला लग रहा है कि ये वाला लग रहा है? डीएम लग रहा है। तो मतलब हमें सिद्ध क्या करना है? एम बराबर है किसके? या डीएम के। पहली तो ये, क्योंकि इस जीवा का ये वाला खंड इस जीवा के ये वाले खंड के संगत है, संगत का मतलब हमें उसे बराबर सिद्ध करना है। अब समझ में आया ये क्या कह रहा है? बड़े वाले जीवा का देखो बीएम किसके बराबर होगा, हमें सिद्ध करना है। बीएम जो है हमें किसके बराबर सिद्ध करना है? सीएम के। किसके बराबर करना है? सीएम के। अब बात समझ में आई आपको? इतनी चीजें हमें गिवन है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है हमें जो क्वेश्चन ने कहा है? क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यही पकड़ना है कि सिद्ध क्या करना है। अगर आप ये तक नहीं पकड़ पा रहे हो कि हमें क्या सिद्ध करना है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नीचे की जो दो लाइनें हैं, नीचे की जो मतलब एक पैराग्राफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है, तो उसे जो है आप क्या करेंगे? अच्छे से समझेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, नहीं क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। चलो इतनी चीज समझ में आई। अब हमें क्या करना है समझो। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? रचना करेंगे। ठीक है, रचना में हम अपनी तरफ से कुछ काम करते हैं। हमें देखा कि हमने ऐसा किया कि बिंदु ओ से एम को क्या कर दिया? मिला दिया। तो लिखेंगे क्या? बिंदु ओ से एम को मिलाने पर, पहला काम तो हमने ये किया है, एक बिंदु। दूसरा बिंदु ऐसा करते हैं, बिंदु ओ से ए बी पर क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब, जो पी बिंदु पर गिरता है। ठीक उसी प्रकार से बिंदु ओ से सी डी पर भी क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं, जो क्यू पर गिरता है। इनको क्रमशः लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? अब इसको रटना हो रट लो, समझना हो समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से हमें करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हमें ट्रायंगल बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, जब हम लोग कुछ इसमें अपनी तरफ से क्या कर रहे होते हैं? रचना कर रहे होते हैं। तो क्या लिखेंगे? बिंदु ओ से क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, बिंदु ओ से क्रमशः ए बी तथा CD पर लंब जो कहां पर गिर रहे हैं? P और Q पर गिर रहे हैं, डालने पर। क्या यहां तक बात समझ में आई? दो चीजें हमने किया, बिंदु O से M को मिलाया और बिंदु O से ही AB और CD पर क्रमशः लंब डाले। लंब डालने का मतलब है इनका कोण क्या होगा हमारा? 90 अंश बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? लंब का मतलब ये होता है कि वो 90 डिग्री पे गिरेगा जाके, है ना? यहां तक बात समझ में आई? चलो आप समझो। अब आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। त्रिभुज कौन कौन सा दिख रहा होगा?
तो ओ क्यू एम और ओ पी एम, दो त्रिभुज लिख रहे होंगे। अब इन्हीं दोनों को आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सर्वांग सम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, सर्वांग सम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। त्रिभुज ओ क्यू एम तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ पी एम में, इन्हीं दोनों में बात करनी है हमें। चलो अच्छा एक बात बताओ, कोण ओ क्यू एम, कोण ओ क्यू एम बराबर होगा कोण किसके, ओ पी एम के, बराबर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 90 अंश। कहां से, तो ये लंब डाला है हमने, लंब डालने पर, लंब डाला है हमने। उभयनिष्ठ रेखा भी तो हमें कुछ मिल रही है, कौन सी रेखा मिल रही है, ओएम बराबर है ओएम के, ये उभयनिष्ठ रेखा है। क्या नहीं समझ में आया, पक्का, उभयनिष्ठ रेखा है ना ओएम, यही दो त्रिभुज तो ले रहे हैं। चलो अब एक बात बताओ, क्यू ओ बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, ओ क्यू बराबर होगा ओपी के। अब यहीं पे आपको मेजर चीज समझनी है, अगर ये समझ में आ गई कैसे बराबर होगा। अच्छा दोनों जीवाएं बराबर हैं, अगर बराबर जीवा से, प्रमेय पढ़ चुके हो आप, बराबर जीवा से, बराबर जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, आप समझना गौर करके। जैसे एक बात बताओ, जैसे एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है, जैसे मैं माना कि इस रेखा, इस उसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर, इस जीवा की लंबाई है, तो ऊपर भी कहीं ना कहीं अगर मैं 5 लंबाई खींचूंगा, समझना गौर से, तो ये जो बिंदु है ना सेम इस बिंदुओं पर ही काटेगी। अगर इसको आप ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये इसी में जाके बैठ जाएगी। क्यों, समझते हो, क्योंकि अगर आपने जरा से इसको इधर उधर खसकाया तो ये डिस्टेंस इसकी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं भाई, अगर इसका एक सिरा भी यहाँ पे खींचोगे तो 5 से 5.5 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ। तो इसको अगर आप ऐसे पलटा के फिर खींचो और नीचे करो तो दोनों की अगर लंबाइयां बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, और जब इन दो बराबर होंगे तो जितना इधर चलना पड़ेगा उतना ही तो हमें इधर भी चलना पड़ेगा। आप ऐसे कॉमन सेंस से समझ लो इसको, या फिर आप प्रमेय के तौर पे भी समझ लो, प्रमेय भी आप पढ़ चुके हो तो समझ में आए कि कैसे ये बराबर होंगे आपके। तो चलो क्या लिखोगे यहाँ पे, बराबर, राशि स्याही डालो जरा सा। क्या लिखोगे, बराबर जीवाओं में केंद्र से डाला गया लंब बराबर होता है, बराबर होता है। देखो हमेशा याद रखना, पेपर में आपको प्रमेय याद नहीं रहेंगे कि कौन से नंबर की प्रमेय है, तो आपको प्रमेय याद करनी है। जैसे हमने ये लिखा हुआ है तो प्रमेय आप लिख सकते हो कोष्टक में, जैसे मैंने पूरी लिखा है। प्रमेय सीक्वेंस मत लिखना कि 9.1 9.2, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एंगल, ये हो गया आपका साइड, ये हो गया आपका साइड। तो दोनों त्रिभुज किस प्रमेय से सर्वांग सम सिद्ध हो गए, ओ क्यू एम सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ओपी एम के। कौन सी प्रमेय यहां पे लगेगी, तो इसमें साइड एंगल साइड प्रमेय से। अब जैसे ही ये दोनों क्या हो गए आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनकी बची हुई रेखाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, बची हुई भुजाएं बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी भुजा बच रही है, पीएम और कौन सी बचेगी आपकी क्यूएम, ये दोनों बचेगी। तो लिखो पीएम बराबर होगी क्यूएम के। कहां से बराबर होंगी ये, तो सीपी सीटी से बराबर होगी। क्या यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना। अब यहां पर हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग मान के इतनी और इतनी ये और ये क्या कर लिया, बराबर सिद्ध कर दिया।
लेकिन हमें तो ये भैया पूरी सिद्ध करनी है, सिद्ध करनी है कि नहीं करनी है? अच्छा चलो, अब एक बात आप हमें ये बताओ, गौर से समझना जो कहने जा रहे हैं आप, यहीं पे आपका पूरा सारी चीजें आप पे क्या है, देखिए गौर से समझना। आप प्रमेय पढ़ चुके हो कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या पर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो त्रिज्या जो वो जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, काट देती है। इतना तो समझ में आता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप मैं कहूं कि ओ बिंदु से अगर मैंने लंब डाला है तो एपी बराबर होगा बीपी के, होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? चलो तो आप गौर से समझो, इसको आप समीकरण एक दे दो, समीकरण क्या दे दो, एक दे दो, एक दिया आपने। चलो अब एक बात बताओ, रेखा AB में केंद्र O से लंब डालने पर जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। गौर समझना, अगर समद्विभाजित करता है तो एपी बराबर होगा किसके, पीबी के। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, रेखा सीडी, हाँ अगर मैं पूरा ना लिखना चाह लिख दो, सीडी में केंद्र ओ से लंब डालने पर जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अगर समद्विभाजित करेगा तो एक बात बताओ, आपका QD बराबर होगा QC के, बराबर होगा कि नहीं? ये मतलब CQ बराबर होगा किसके, QD के। यहां तक आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से समझना। क्या समझना है आपको कि यदि AB बराबर है CD के, बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि PB बराबर होगा QB के, क्योंकि पूरी लंबाई बराबर थी। समझना गौर से, जैसे मैंने कहा कि ये पूरी 4 सेंटीमीटर की एक रेखा ही है, 4 ही सेंटीमीटर की रेखा एक ये है, और कहीं से अगर मैंने एक केंद्र से यहाँ पे लंब डाला, यहाँ पे लंब डाला, इसको भी बराबर भागों में विभाजित करता है, इसको भी बराबर भागों में विभाजित करता है, तो 2 ये भी होगी, 2 ये भी होगी, 2 ये भी होगी, 2 ये भी होगी। मतलब ये कहने का कि ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? मतलब कहने का, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समझना, अब हम लिखेंगे कि AB बराबर है CD के, तो अगर इतना है तो AP बराबर होगा BP के, बराबर होगा CQ के, बराबर होगा QD के। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? पक्का? आप समझना गौर करके। मतलब हम यहाँ पे PQ, क्योंकि अब हमें ये सिद्ध करना है, यहां तक सिद्ध करना था ना, ये रेखाखंड सिद्ध क्या करना था हमें, AM नहीं, इधर नीचे देखो BM, BM का है, हाँ BM, ये वाली BM किससे सिद्ध करना था, CM से, ये सिद्ध करनी थी। अब गौर समझना, अगर CB बराबर है, ये वाली बराबर हो गई, PB बराबर हो गई QD के, अगर ये इसके बराबर हो गई, भाई चारों बराबर है तो एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। अब इसको समीकरण, आपने इसको 1 डाला था, इसको समीकरण 2 डालो, ठीक है? अब समझना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बहुत गौर समझना, 1 व 2 से आप क्या लिखोगे, PB बराबर है QD के, और PM बराबर है QM के, है कि नहीं? अगर हम दोनों को जोड़ दें, PB और PM को, अगर आप PB और PM को जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगी, MB निकल के आ जाएगी कि नहीं, ये BM निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे तो PB प्लस PM बराबर होगा QD प्लस QM के, और PB और PM क्या है आपकी है BM,
बराबर होगा QD प्लस QM। QD QD ये कहां से करूं, एक मिनट रुको, QD प्लस QC, QC को लेना था यहाँ पे, QC को लेना था, यहाँ पे क्या लोगे आप, QM, यहाँ पे हमें क्या लेना था, QC लेना था। तो QC यहाँ पे क्या होगा, QC, तो QD प्लस QC क्या हो जाएगी आपकी, CD हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यही तो हमें CM हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको एक मिनट, QD नहीं लेना था हम लोगों को, QM लेना था सब। हाँ QM, एक मिनट रुको 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 रुको, QC प्लस QM सही तो है, तो QC कहां पे, QC और QD की जगह क्या आएगा, QM आएगा। समझा, फिर से गौर समझना, QM प्लस QC इन दोनों को जोड़ने पर QM प्लस QC क्या हो जाएगा, CM हो जाएगी कि नहीं। मतलब हमने ये बड़ा वाला इसके बराबर सिद्ध कर दिया कि नहीं सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो एक हमारा ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा, ये वाला सिद्ध हो गया। अब बचा हमारा AM बराबर DM का, तो अब इसको कैसे सिद्ध करती है, थोड़ा सा इधर साइड में बता दे रहा हूं। अब आपको दिया गया है AB बराबर CD है, AB बराबर है CD के। अब बात गौर समझना, अगर AB में MB घटा दूं मैं और CD में QD घटा दूं तो ये निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो बराबर चीज में अगर बराबर घटाएंगे तो बराबर ही आएगा हमारा। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कहा 7 बराबर 7 है, इसमें मैंने माइनस का 3 घटाया, इधर भी माइनस का 3 घटाया, बराबर चीज पर बराबर संख्या घटाने पर जो उत्तर आता है वो भी तो हमारा बराबर ही निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो वही बात है कि हमारी जो रेखाएं थी, जो जीवाएं थी AB बराबर CD के, AB बराबर CD के, तो अगर मैं यहाँ पर क्या घटा दूं, CM, AB में क्या घटा दूं, MB घटा दूं, क्या घटा दूं, MB माइनस करने पर, और इधर क्या माइनस कर दूं मैं, CD की जगह पे, CD की जगह पे क्या माइनस कर दूं, CM माइनस कर दूं। और जब मैं CM माइनस करूंगा तो हमारा क्या बचेगा, AB में माइनस CM करेंगे, AB में जब इतना माइनस कर देंगे तो AM निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, और इधर हमारा क्या निकल के आएगा, MD निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये DM निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, DM निकल के आएगा। तो हमारी दोनों चीजें सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत घुमा हुए हैं, देखो अभी हम भी थोड़ा वहां पे कंफ्यूज हो गए थे ना केवल लिखने पे, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तभी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट एक साथ लगते हैं इन वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक दो बार समझना, जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे लगाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके अगले वाला क्वेश्चन बताते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ी हो गई थी, गलत लिख दिए थे, ठीक है। आप लोग इसको 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कुछ और कह रहा था, ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, वो इसका जस्ट डबल था, ये आधा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको घबराना नहीं है। आइए क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, समान जीवाओं का मतलब क्या है आपकी, दोनों जीवाएं बराबर है, मतलब AB बराबर CD है। चलो आगे, वृत्त के दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, हमने प्रतिच्छेद करवा दिया। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मतलब हमें यहाँ पे मिलाना नहीं है अपने आप से, वो खुद कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब आपको सिद्ध ये करना है, जीवाओं से बराबर मतलब एक जीवा ये है, इससे जितना कोण ये बनाएगी उतना ही कोण ये बनाएगी, यही हमसे सिद्ध करवा रहा है। तो ये तो आप कर चुके हो ना, कर, हाँ। तो P हमें सिद्ध क्या करना है, कोण PMO बराबर होगा किसके, कोण OMQ की या QMO के, किसी को भी कह दो आप। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना की बात करेंगे कि हमें रचना क्या करनी है। हम अपने हिसाब से रचना क्या करेंगे, तो सबसे पहले बिंदु O को P से और बिंदु O को Q से मिलाने पर, क्रमशः लंब डालने पर आप कुछ भी कह सकते हो। तो क्या लिखोगे, जीवा AB तथा CD में
क्रमशः केंद्र बिंदु O से बिंदु P, Q पर लंब डालने पर, क्या डालने पर? लंब डालने पर। अब हमने लंब डाल दिया अपने हिसाब से, तो हमारे इसमें कितने त्रिभुज आपको जनरेट होते हुए दिख रहे हैं? अब यहां से हम हल करेंगे, उपपत्ति आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं हल डाले दे रहा हूं, हल। अब हम यहां से क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करने में मुझे दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा त्रिभुज MPO, त्रिभुज MPO, तथा कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा? त्रिभुज MQO में, यही दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। अब समझना आपको, अच्छा 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट तो पता है, कोण MPO बराबर होगा कोण MQO के, कहां से कितने का अंश? 90 अंश के, कहां से? लंब डालने पर, अच्छा डालने पर लिख दिया, क्या गजब है। अब क्या किया जाए, साफ करो पूरा फिर। ये डी हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंब डालने पर। ठीक है, हमने क्या किया है? सबसे पहले लंब डाला है तो 90 अंश हो गया। अच्छा MO बराबर होगी MO के कि नहीं? क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है। कौन सी रेखा है? उभयनिष्ठ रेखा है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में। अब आपको OP बराबर होगा OQ के, OP बराबर होगा OQ के। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसका रीजन भी बताया था। क्या बताया था? बराबर जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब भी बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? बराबर जीवाओं पर केंद्र, ध्यान रखना केंद्र से लंब डालने पर बराबर होता है, किसी अन्य जीवा से लंब डालोगे तो बराबर नहीं होगा। बराबर जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है? बराबर होता है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपका ये क्या बना? एंगल, ये साइड, ठीक है, साइड बनी, साइड एंगल साइड। तो दोनों त्रिभुज कौन से? त्रिभुज MPO आपस में कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज MQO के। जैसे ही सर्वांगसम होंगे तो तीसरी बनी भुजा बराबर होगी। तीसरी कौन सी भुजा हमारी बच रही है? PM बराबर होगा QM की। और तीसरा कोण कौन सा बच रहा है हमारा? कोण PMO बराबर होगा PQO के। और यही तो हमें सिद्ध करना था। अच्छा QMO के, ना QMO नहीं होगा बाबू, ये वाला कोण बराबर सिद्ध करना था ना। तो OMQ में या फिर QMO में, किसमें? QMO में। तो हमारा कौन सा होगा? QMO के क्या होगा आपस में? ये बराबर होगा। तो ये तो हमें सिद्ध करना था। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ऑनलाइन बच्चों को अगर समझ में आया तो इस वीडियो के नीचे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।